प्यारे बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत है। जैसा कि कल के टॉपिक में आप लोगों ने पढ़ा कि उत्तर भारत में नातेदारी व्यवस्था क्या है, कैसे वहाँ पे नातेदारी व्यवस्था का संचालन होता है, इस चीज का कल हम लोगों ने अध्ययन किया। क्योंकि इससे पहले बतलाया गया था कि नातेदारी व्यवस्था में जो सबसे विस्तृत अध्ययन इंडिया में किए हैं वो इरावती कर्वे का है, और इंडिया को उन्होंने 4 भागों में बांटकर, या भारत को उन्होंने 4 भागों में बांटकर उत्तर की नातेदारी, दक्षिण की नातेदारी, मध्य की नातेदारी और पूर्व की नातेदारी के बारे में उन्होंने अध्ययन किया, जिसमें मेनली उत्तर भारत की नातेदारी क्या है और दक्षिण भारत की नातेदारी क्या है, यही इंपॉर्टेंट है और इसी का अध्ययन मेनली किया जाता है। तो इसका अध्ययन आप लोग कर रहे हैं, और आज का जो टॉपिक है वो दक्षिण भारत की नातेदारी व्यवस्था। दक्षिण भारत की नातेदारी व्यवस्था। चूंकि दक्षिण भारत में जो नातेदारी व्यवस्था है, तो दक्षिण भारत में द्रविड़ संस्कृति पाई जाती है। द्रविड़ संस्कृति का मतलब वहां की जो संस्कृति है उसमें स्त्री और पुरुष दोनों को समान दर्जा मिलता है। आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में बहुत लोग पितृवंशी हैं और बहुत लोग मातृवंशी हैं। वहां पे वर और वध में बहुत अंतर नहीं है, या पुरुष और स्त्री में बहुत अंतर नहीं है, जो हम लोगों की तरफ देखने को मिलता है। वहां पर चूंकि दक्षिण भारत में मातृवंशीय और पितृवंशीय दोनों लोग पाए जाते हैं, तो इसको मेनली 4 भागों में बांटकर अध्ययन किए हैं इरावती कर्वे में। कौन कौन आप लोगों को बताया गया था? नातेदारी समूह, दूसरा नातेदारी शब्दावली, नातेदारी शब्दावली, और तीसरा वैवाहिक नियम, और चौथा उपहार का आदान प्रदान। उपहार का आदान प्रदान। क्योंकि नातेदारी समूह, दक्षिण भारत की नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए कैथलीन ग्लाफ ने इसे 4 भागों में बांटकर अध्ययन किया। नातेदारी समूह, नातेदारी शब्दावली और वैवाहिक नियम और उपहार का आदान प्रदान। क्योंकि अभी हम बतलाए हैं कि दक्षिण भारत में चूंकि द्रविड़ संस्कृति है, और द्रविड़ संस्कृति जो है वो उसमें पितृवंश और मातृवंश या दोनों को समान दर्जा मिला हुआ है। वहां पे कैथलीन ग्लाफ और आंद्रवेते ने वहां का अध्ययन किया, और उन्होंने बतलाया कि वहां पे भी पितृवंशीय समूह पाए जाते हैं। तो जो पितृवंशीय समूह पाए जाते हैं, तो उसमें जो नातेदारी व्यवस्था है वो उत्तर भारत की नातेदारी व्यवस्था के लगभग समान पाई जाती है। और जो दक्षिण भारत में जो नातेदारी समूह है, उस नातेदारी समूह को हम कुटुंब कहते हैं। एक नातेदारी समूह को कुटुंब परिभाषित किया जाता है, और एक नातेदारी समूह के लोग एक गांव में और गांव के कई हिस्सों में भी हो सकते हैं। और कुटुंब के लोग धार्मिक समारोह में, एक कुटुंब के लोग जो नातेदारी समूह है, हम लोग क्या नातेदारी समूह पितृपक्ष को ज्यादा महत्वपूर्ण दिया जाता है, बल दिया जाता है। तो यहाँ पे नातेदारी समूह में जो कुटुंब के लोग हैं, एक कुटुंब के लोग हैं, वो जो नातेदारी समूह है, एक कुटुंब के लोग, एक कुटुंब के लोग एक गांव में भी
और एक गांव से अधिक गांव में रह सकते हैं। जो नातेदारी समूह है, तो कोई भी धार्मिक आयोजन हो रहा है या कोई विवाह फंक्शन है या फसल काटी जा रही है या फसल बोई जा रही है, तो उसमें कुटुंब के लोग एकत्रित होते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं और इस कुटुंब में लोग आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। तो ये तो यहाँ के नातेदारी समूह हो गया। अब दूसरा है नातेदारी की शब्दावली। तो नातेदारी की जो शब्दावली है यहाँ पे क्या है, वर्गीकृत है, वर्गीकृत है। हमने बतलाया कि उत्तर भारत में जो नातेदारी की शब्दावली है वो वर्णात्मक है, सभी के लिए विशिष्ट वर्ड का इस्तेमाल होता है। बाकी यहाँ पे जो नातेदारी व्यवस्था है वो वर्गीकृत है। वर्गीकृत इस सेंस में है कि एक संबोधन या एक वर्ड, एक शब्द कई लोगों को संबोधित करता है, एक शब्द कई लोगों को संबोधित करता है। वहां देखेंगे कि तीसरी पीढ़ी में एक ही वर्ड बोले जाते हैं। आप देखेंगे कि नाती या नतनी के लिए वो लोग एक ही वर्ड बोलते हैं, वो वर्ड है परहीन, या बेटे के पुत्र के लिए या बेटी के पुत्री के लिए, बेटे के पुत्र और बेटी के पुत्र के लिए एक ही वर्ड बोला जाता है परहीन, और बेटी की पुत्री और बेटे के पत्नी के लिए क्या बोला जाता है, पेटी। मतलब तीसरी पीढ़ी में एक ही वर्ड का वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। मतलब वहां पे जो विशिष्ट बंटवारा है उसको समाप्त कर दिया है, इसलिए कि वहां पे मातृपक्ष और पिता पक्ष दोनों को महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। दोनों में बहुत विभेद नहीं है, या पुरुष और स्त्री में ज्यादा ऊंच नीच का भाव नहीं पाया जाता है। जो हम लोग क्या देखने को मिलता है, वहां पे उच्चता और नीचता का भाव कम पाया जाता है। फिर तीसरा वैवाहिक नियम। यहाँ पे वैवाहिक नियम, एक तो यहाँ पे जो कुटुंब है, एक नातेदारी के समूह एक ही गांव में रहते हैं, तो कुटुंब के अंतर्गत शादी करते हैं। वो गांव से बाहर विवाह करना पसंद नहीं करते, वो गांव में ही विवाह करना पसंद करते हैं। दूसरी चीज, फुफेरे और ममेरी बहन से यहाँ पे शादी होती है, हम लोग इसको अवॉइड करते हैं। यहाँ पे मौसी की यहाँ शादी नहीं होती है, मौसी की यहाँ शादी नहीं होती है। यहाँ पे मामा और भांजी के यहाँ शादी होती है कि एक पुत्री, और उसमें जब मामा भांजी की शादी होती है, जैसे आपके मामा जो हुए तो आप उनके भांजे हुए, तो देखेंगे मामा जो भांजी है उससे शादी हो गया, एक लड़की उधर से आई एक लड़की इधर से गई, तो बोलते हैं कि लगाव ज्यादा रहता है। जो लड़की जो सास उसकी है वो उसकी माता के माँ है, तो लगाव ऐसा माना जाता है कि लगाव बढ़ता है। हम लोग का ये मनाही है। ऐसा देखने में यह विनिमय व्यवस्था, ये एक्सचेंज सिस्टम की एक लड़की उधर गई दूसरी लड़की इधर आई, तो इससे घनिष्ठता बनी हुई वहां की संस्कृति है। हम लोगों के यहाँ ऐसा नहीं होता है। हम लोग क्या फुफेरे ममेरे भाई बहन से शादी की मनाही है, वो हमारे एक तरह से रक्त संबंधी में आते हैं, इसलिए उसका हम लोग अवॉइड करते हैं। बाकी यहाँ पे उसको प्रोत्साहन दिया जाता है। ये लोग गांव में ही शादी करते हैं, एक कुटुंब के अंतर्गत या गांव में ही शादी करना चाहते हैं। हम लोग यहाँ ऐसी मनाही है। फिर उपहार का आदान प्रदान। उपहार का आदान प्रदान में यहाँ देखेंगे आप, चौथा जो पॉइंट है कि चूंकि हम लोग क्या पहले वहां पे वर पक्ष के लोग वधु पक्ष को उपहार देते हैं। क्या होता है, वर पक्ष के लोग वधु पक्ष को उपहार देते हैं, और फिर वधु पक्ष के लोग वधु के लिए जो कपड़ा और गहना खरीदते हैं वो दोनों की संयुक्त, वर का भी और वधु का भी पिता
और वर का भी पिता मिलकर जो संयुक्त संपत्ति रहती है उससे उसका कपड़ा और गहना या विवाहिक समारोह में उसका खर्च किया जाता है। दूसरे कि वहां पर जब लड़का और लड़की जब नया घर बसाते हैं तो वर पक्ष का पिता भी और वधू पक्ष का पिता भी दोनों को उपहार फिर देते हैं। कहने का तात्पर्य कि यहाँ पे दोनों लोगों का समान स्थान मिलता है। हम लोग के अगर शादी हो गई तो फिर ऐसी रीति रिवाज का नहीं कि वर के लिए वधू पक्ष के लिए वधु के यहाँ से कुछ आएगा जाएगा, बाकी वहां पे ऐसा देखने को मिलता है कि उसको बार बार सहयोग किया जा रहा है और दोनों में जो ऊंच नीच का भाव है ऐसा नहीं है। हम लोगों के यहाँ ऊंच नीच का भाव पाया जाता है। तो हम आज हम लोग ये दक्षिण भारत की नातेदारी व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया है और कल का टॉपिक फिर कल। धन्यवाद।